बांग्लादेश में अभी हो चुका है तख्ता पलट, आर्मी का कंट्रोल आ चुका है बांग्लादेश में। और प्रोटेस्ट हुए थे कुछ टाइम पहले स्टूडेंट्स वाले, तो वो आपको पता होगा अच्छे लेवल पे। अब इसका मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ बस, उसके बाद मेन बात शुरू करूंगा। 1972 में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिल रही थी पाकिस्तान से, उस टाइम पे कोटा सिस्टम फाइनलाइज करा गया था जिसमें 56% कोटा दिया गया था स्पेशल कैटेगरीज के लिए, वो सर रिजर्व करा गया था। उसमें से एक बहुत बड़ा मोटा हिस्सा था 30% जो दिया जाएगा फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को, और 30% बहुत बड़ा हिस्सा होता है, आप इमेजिन करके देख सकते हो। अब उस टाइम जब 1972 का टाइम था, तब फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत ज्यादा बलिदान दिए थे, सेक्रीफाइसेस दिए थे, क्योंकि वो डायरेक्टली फोर्सेस के साथ लड़ रहे थे पाकिस्तान की। तो उस टाइम तक तो सिनेरियोज बहुत ज्यादा बिगड़े नहीं थे और ना ही कोई ज्यादा खास ऑब्जेक्शन करने वाला था। लेकिन जब फिर जनरेशन चेंज होती गई, बच्चे पैदा हुए, ग्रैंड चिल्ड्रंस हुए, तब धीरे धीरे चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। लोगों में गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि जो पोता है या पोते का भी बच्चा है, वो उस कोटा सिस्टम को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि उसने वो सेक्रीफाइसेस नहीं करे हुए हैं। तो 2018 तक बांग्लादेश के जो लोगों में गुस्सा था वो काफी तेज हो गया था, बढ़ गया था। तो 2018 में शेख हसीना ने ये पूरा कोटा सिस्टम जो है उसको खत्म कर दिया और ये मसला वहीं दब गया। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जून 2024 में बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और जो पुराना कोटा सिस्टम था उसको दोबारा से लागू कर दिया। इसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्रोटेस्ट वहां पे हुए। और जब मामला हाथ से निकलता हुआ दिखाई दिया तो शेख हसीना पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन के अगेंस्ट। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सारा कुछ रिव्यू करा तो उन्होंने फाइनल डिसीजन ये लिया कि 5% कोटा होगा सिर्फ उनके लिए जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस वगैरह हैं। 1% रिजर्वेशन होगा ट्राइबल्स के लिए, 1% होगा फिजिकली डिसेबल्ड और ट्रांसजेंडर पीपल के लिए। कुल मिला के 7% का रिजर्वेशन होगा और 93% जो है वो प्योर मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अब ये सारा मसला होने के बावजूद जो मोस्टली प्रोटेस्ट थे वो बंद हो जाने चाहिए थे आइडियली, अगर सोचा जाए तो। लेकिन कुछ अजीब सा हो गया। शेख हसीना ने एक्चुअल में एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट ये थी कि अगर जो फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो अगर कोटा सिस्टम एंजॉय नहीं करेंगे ना, तो फिर रजाकार्स उनको एंजॉय करेंगे। रजाकार्स उनको बोला जाता है जिन्हें ट्रेटर्स बोल दो, या वो धोखेबाज जो पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ काम कर रहे थे उस टाइम पे जब बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था 72 में। अब इसी बात का फायदा उठाया गया बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कि भाई इन्होंने तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको रजाकार बोल दिया, ट्रेटर बोल दिया, और इसी मसले पे ही जो लोगों में गुस्सा था वो बहुत ज्यादा तेजी से भड़क गया। अब ये तो हो गई सारी की सारी ऑफिशियल न्यूज। इसके अलावा जो बैक एंड पे बहुत सारी स्टोरीज चलती हैं, वो स्टोरीज बहुत अलग हैं और वही मेजर है एक्चुअल में, और उनके पीछे मोस्टली 1 या 2 कंट्रीज का ही हाथ होता है। उनमें से मोस्टली एक कंट्री होती है, आप गेस कर सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शेख हसीना का एक कमेंट आया था अभी रिसेंटली, और न्यूज में ये पब्लिश हुआ था कि एक गोरे आदमी ने, एक व्हाइट मैन ने शेख हसीना को ये ऑफर दिया कि अगर वो सेंट मार्टिन्स आइलैंड को उनको सौंप दें, उस पर मिलिट्री बेस बनने दें, तो शेख हसीना को रिटर्न गिफ्ट में अगले इलेक्शंस इजीली जीतने को मिल जाएंगे। ये शेख हसीना का क्लेम था। अब व्हाइट मैन गोरे जो बोला गया वो ऑफ कोर्स यूएसए को ही बोला होगा शेख हसीना ने, वो डिप्लोमेटिक पोजीशन पे है स्ट्रॉन्ग, तो बोल नहीं सकती स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ये चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि गूगल मैप जब खोल के देखोगे और सेंट मार्टिन्स आइलैंड देखोगे तो बांग्लादेश के बिल्कुल नीचे के रीजन में समुद्र में तैरते हुए कुछ छोटे से आइलैंड है बिल्कुल। और ये आइलैंड यूएसए के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाइना को चेक में रखने के लिए, और यूएसए की पूरी दुनिया में अपने मिलिट्री बेसिस और पूरी दुनिया पे कंट्रोल रखने के लिए। तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल पॉसिबल है कि यूएसए की तरफ से ये ट्राई करे गए हों। शेख हसीना ने एक और बात बोली कि सिचुएशन ये करना चाहते हैं बांग्लादेश में जो इन्होंने ईस्ट तिमोर में किया था। अब ईस्ट तिमोर की कहानी से आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस चल रहे हैं। अगर यूएसए ने ये किया है तो वो क्यों करता है और किस तरह करता है। गूगल मैप खोल के या किसी भी टाइप के मैप को खोल के देखना, ईस्ट तिमोर एक रीजन है जो इंडोनेशिया के पास है। अब इस रीजन पे मोस्टली पहले कंट्रोल था पोर्तुगीज कॉलोनीज का। 1975 में ये पोर्तुगीज कॉलोनीज यहाँ से चली गई और ईस्ट तिमोर जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस थी ईस्ट तिमोर की, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। इंडोनेशिया ने इस पे कर दिया इन्वेजन और ऑक्यूपाई कर लिया। 1975 से लेकर 1999 तक ये इंडोनेशिया के अंडर ही रहा। 1999 में कुछ अजीब सा हुआ और ईस्ट तिमोर में एक रेफरेंडम कराया गया यूएन की देखरेख में, यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में। इस रेफरेंडम में ईस्ट तिमोर के लोगों ने 78.5% लोगों ने ये वोट किया कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। और फिर जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। उसके बाद रायट्स भी हुए, तो यूनाइटेड नेशंस ने अपने जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो वहां डिप्लॉय कर दी। और कुछ 2-3 साल का टाइम ऐसा था जब यूएन, यूनाइटेड नेशंस, ईस्ट तिमोर पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था। उसके बाद फिर ईस्ट तिमोर की अपनी गवर्नमेंट बन गई और मामला सेटल डाउन हो गया। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इंडोनेशिया के ईस्ट तिमोर से हटने के बाद जो 2-3 साल तक पीस कीपिंग फोर्सेस उसके अंदर थी, उसमें यूएसए की फोर्सेस भी थी।
अब कहने को यूएसए की फोर्सेस वहां पे सिर्फ लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए थी या इंटेलिजेंस का सपोर्ट देने के लिए थी, प्रॉपर जो ट्रूप्स उतारी जाती है ना किसी मैदान में, उस टाइप की ट्रूप्स नहीं थी। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी हुआ जो सेटल नहीं होता मामला, जो बात बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करता। नॉर्मली जब किसी कंट्री में किसी और कंट्री की फोर्सेस आती हैं तो कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं, क्योंकि अगर किसी और कंट्री के लोग आपके कंट्री में आ रहे हैं तो अगर वो कोई क्राइम कर दें तो उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होनी चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे सोफा होता है, SOFA। खैर ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये मोस्टली नॉर्मल क्राइम्स में होते हैं, ऑर्डिनरी क्राइम्स में। अगर कोई वॉर क्राइम्स या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होता है तो फिर मामला जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। ये यूजुअल रूल्स हैं। लेकिन अजीब चीज ये हुई कि ईस्ट तिमोर ने यूएसए के साथ कुछ ऐसे एग्रीमेंट साइन कर रखे थे जिससे ईस्ट तिमोर के जो सिटीजन्स थे उनसे ज्यादा राइट्स, अधिकार यूएस के सोल्जर्स के पास थे ईस्ट तिमोर में रहते हुए भी। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 98 इम्प्यूनिटी एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के तहत ईस्ट तिमोर की जो अथॉरिटीज हैं वो यूएस के सिटीजन को अरेस्ट ही नहीं कर सकती, चाहे जो मसला हो, चाहे वो जमीन पे घर बना लें, चाहे वो किसी के बच्चे के बाप बन जाएं। ईस्ट तिमोर की अथॉरिटीज उनको अरेस्ट कर ही नहीं सकती, कोई एक्शन ले ही नहीं सकती। अब मेन बात यह है कि ये क्यों किया जा रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि सिविलियंस के लिए करा जा रहा होगा स्पेशली। मोस्टली ये इसीलिए होता है कि पेंटागन के ऑफिसर्स होंगे यूएसए के, या कुछ सीक्रेट सर्विसेज के ऑफिसर्स होंगे जो ईस्ट तिमोर में काम कर रहे थे और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं चाहता था यूएसए, इसीलिए ये एग्रीमेंट साइन करा गया था। अब इसके ऊपर अजीब सी बात कुछ और भी है। जब 1999 में ईस्ट तिमोर वापस से इंडिपेंडेंट हुआ तो जो रेफरेंडम ईस्ट तिमोर में हुआ था, रेफरेंडम मतलब वोटिंग, उस टाइम यूएसए का खुला सपोर्ट था, खुला डिप्लोमेटिक प्रेशर था इंडोनेशिया के ऊपर कि रेफरेंडम होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में भी उन्होंने बात रखी अपनी, और फाइनली रेफरेंडम हुआ और ईस्ट तिमोर इंडिपेंडेंट हो गया। बाद में उसमें यूएस की फोर्सेस आई। लेकिन अजीब सी बात यह है कि 1975 में जब ईस्ट तिमोर पोर्तुगीज कॉलोनी से इंडिपेंडेंट हुआ था और इंडोनेशिया ने उस पर इन्वेड किया था, उस टाइम भी यूएसए को ये बात पता थी, और इनफैक्ट सिर्फ पता नहीं थी, 1 साल पहले पता थी। अभी कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई करा गया था, उनसे ये पता चला। और उस टाइम पे इंडोनेशिया ने जो ईस्ट तिमोर के सिटीजन्स पे उस टाइम पे एट्रोसिटीज की थी, अत्याचार किए थे, वो भी यूएसए को पता थे। और यूएसए का अच्छा खासा रोल था उन सारी न्यूज को दबाने में और मेन स्ट्रीम ग्लोबल मीडिया में ना आने देने में। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा भी मेरे बाप का। मतलब ईस्ट तिमोर चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे उसके सिटीजन्स पे एट्रोसिटीज हो, दोनों ही केसेस में यूएसए सपोर्ट करके चला गया। ये सारा कुछ क्यों करा गया? क्योंकि ईस्ट तिमोर एक ऐसे रीजन में आता था जहां पे यूएसए को पावर चाहिए थी और यूएसए को कंट्रोल चाहिए था। अब एक और तगड़ी बात, इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, लेकिन ईस्ट तिमोर एक क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है। और 1999 में जब ईस्ट तिमोर इंडिपेंडेंट हुआ, उस टाइम क्रिश्चियन चर्चेस का अच्छा खासा रोल था उस मूवमेंट में। और यूएसए अच्छे से जानता है कि रिलीजन कितना बड़ा हथियार बन जाता है जब आपको आदमी से आदमी लड़वाना हो या अपने मतलब का काम निकालना हो। और इसीलिए इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश के उन रीजन्स में जहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटीज रहती हैं, वहाँ पे आपको आजकल बहुत न्यूज़ देखने को मिलेगी, बहुत न्यूज़ सुनते होगे आप। और बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज ने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में और इंडिया की कई और लोकेशंस पे बहुत ही एग्रेसिवली काम किया है पिछले कुछ सालों में। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में एक इंसान भी है, पीके हॉकिप करके। ऐसा क्लेम करा जाता है कि वो इंसान बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया आराम से ट्रैवल करता रहता है। वो कुकी क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है। और ऐसी कई सारी एलिगेशंस हैं कि उसने काफी कुछ बोला हुआ है, जिसमें से एक चीज है कि वो म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया के एरिया से कुछ कट करेगा और एक सेपरेट कंट्री बनाएगा जिसका नाम वो जो लैंड रखेगा, और उसकी कैपिटल बनाएगा मणिपुर के चुरचंदपुर एरिया को। खैर ये बातें कभी और। वापस आके बांग्लादेश की बात को मैं थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट कुछ गलत नहीं कर रही थी। शेख हसीना की गवर्नमेंट लगातार बहुत टर्म से जीतती हुई आ रही है और इस बार भी जीत चुकी थी। बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे बीएनपी और जमाते इस्लामी, ये कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास पावर आ नहीं रही है। ये बॉयकॉट भी करते रहते हैं अक्सर इलेक्शंस को, और इनकी भी जो डेस्परेशन है वो अच्छे खासे लेवल पे चढ़ चुकी है इस टाइम। और ये उन पॉलिटिकल पार्टीज में से हैं जो थोड़ी एक्सट्रीम एंड की हैं। और ऐसे टाइम पे बाहर के कंट्रीज, खास करके यूएसए जैसे कंट्रीज, इनको अच्छे से पता है कि बांग्लादेश जैसे कंट्री में आप रिलीजन के नाम पे लोगों में कैसे लड़ाई फैला सकते हो। ऊपर से शेख हसीना की गवर्नमेंट बहुत लंबे टाइम से चल रही है। करप्शन, इन्फ्लेशन और ये कोटा सिस्टम जैसी चीज़ें जब आ जाती हैं तो बड़ा आसान सा तरीका मिल जाता है कि आप पूरे कंट्री में सिविल प्रोटेस्ट्स करवा दो, बड़े स्केल के प्रोटेस्ट्स। इसीलिए आप देख रहे हो कि प्रोटेस्ट तो कोटा से शुरू हुए थे, कोटा सिस्टम से, जिसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी इन प्रोटेस्ट के दौरान काफी सारी हिंदू फैमिलीज पे अटैक हुए बांग्लादेश में। आपके सामने न्यूज भी आ रही होगी, नोआखली के रीजन में हिंदू फैमिलीज पे अटैक हुए फॉर नो रीजन, नो एपरेंट रीजन। लेकिन ये सारी चीजें आपको लेफ्ट लॉबी नहीं बताएगी, लेफ्ट के यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे। बांग्लादेश के लिए आने वाले टाइम में चीजें बहुत गड़बड़ होने वाली हैं, क्योंकि जो बाहर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं,
वो अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे कंट्री के सिविलियंस से। बांग्लादेश एक अच्छे लेवल की इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था, आने वाले टाइम में सिचुएशन शायद बड़ी गड़बड़ होने वाली है।